क्लास 9th की हिंदी की हम एक नई कविता का मीनिंग पूरे अच्छे से समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है गीत अगीत, जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। इस कविता में दो चीज़ों को समझाया गया है। एक, जैसे मैं बोल रही हूँ, इन अक्षरों में, इन बातों में एक मीनिंग, एक अर्थ निकलता है, लेकिन कभी कभी कोई चीज़ बिना बोले भी समझनी पड़ती है। मौन का भी एक स्वर होता है। बोलने का तो स्वर होता ही है, पर मौन का भी एक स्वर होता है। इसको कवि ने बहुत अच्छे रूप से इस कविता में समझाया है। गीत अगीत कौन सुंदर है, यानी गीत सुंदर है कि अगीत सुंदर है। गीत यानी जिसका स्वर है, अगीत जो बोला नहीं गया है, जो गाया नहीं गया है, जो मौन है, जो चुप है, दोनों में से कौन सुंदर है। गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। जाकर बह रही गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मूक खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। गीत जो गाया नहीं गया है, जो मौन है। विरह यानी वियोग, यानी दूर। जब हम किसी से बिछड़े हुए रहते हैं, उससे कहते हैं विरह। तटनी यानी नदी का किनारा, नदी का तट। तटनी यानी नदी, और तट यानी उसका किनारा। वेगवती यानी गति में, तेज गति से चलने वाली। वेग यानी स्पीड, स्पीड से चलने वाली। उपलों यानी किनारों, उपलों यानी नदी के किनारे। स्वर यानी आवाज़। विधाता यानी ईश्वर। जग यानी संसार। निर्झरी यानी झरना। पाटल यानी गुलाब। मूक यानी मौन। कवि जो है वो हम उनके पाठक हैं, जो हम पढ़ रहे हैं इस कविता को, उनसे पूछ रहे हैं, बताओ कौन सुंदर है, गीत कि अगीत। जो सुनाई देता है स्वर वो सुंदर है, जब बिना सुने अपनी बात कह जाता है, बिना बोले जो अपनी बात कह जाता है, जिसको अगीत कहते हैं, वो सुंदर है। वो कहते हैं उस नदी को देखो, यहाँ जो तेज धारा में नदी बह रही है वह देखो। वेगवती नदी यानी तेज धारा में जो नदी बह रही है, वह विरह के गीत गाती हुई निरंतर बहती चली जा रही है। वो बिछड़ने के, वो पहाड़ से जिससे भी वो बिछड़ रही है, जिस भी एरिया से वो जा रही है, उधर वो फिर से नहीं आएगी, इसलिए उस जगह से वो बिछड़ रही है और विरह के गीत गा रही है, बिछड़ने के गीत गा रही है और आगे चलते जा रही है। वो एक एक जगह से उसे प्यार हो जाता है, उस जगह के जाने से उसका जो दुख है उसका हल्का करते हुए वो एक स्वर में गा रही है। वो कलकल करते हुए किनारों को अपने दुख की बात सुना रही है। उसका जो स्वर है नदी का, नदी जब बहती है तो कलकल की आवाज़ आती है, तो कवि ने उस नदी की कलकल की आवाज़ को नदी के विरह के गीत में समझा है, नदी के बिछड़ने के गीत में समझा है। जैसे नदी ने एक खेत को पास कर दिया, क्रॉस किया, फिर तो वो वहाँ नहीं आएगी, तो वो उससे बिछड़ रही है, तो वो कलकल करती हुई विरह के गीत गा रही है और आगे बढ़ते जा रही है। वो अपने दुख को हल्का करते हुए किनारों को वो कलकल के स्वर में अपने दुख कहते हुए आगे बढ़ रही है। उधर किनारे पे खड़ा हुआ गुलाब जो है, किनारे पे सपोज कि एक गुलाब का पेड़ है, गुलाब का फूल है, वो खड़ा है और वो सोच रहा है कि भगवान ने अगर मुझे भी स्वर दिया रहता तो वो भी अपने दुख को दुनिया से कह पाता। वो दुनिया से कैसे कहता? जब पतझड़ का मौसम आता है तो उसके सारे पत्ते, फूल सब झड़ जाते हैं नीचे, वो फिर नहीं आते, वो बाद में दूसरे नए आएंगे, पर वो जो पत्ते झड़ गए हैं वो फिर नहीं आएंगे। उस दुख भरे दिन की बात वो गुलाब का पौधा भी अपने मन से कह पाता, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता। उसका जो अफसोस है उसके मन में ही जस का तस रहता है, वैसा का वैसा रहता है। तो कवि यहाँ पूछते हैं कि जो नदी जो कलकल करके गा रही है, उसका
जो दुख है उसका जो विरह का गीत है वो सुंदर है, कि जो गुलाब का पौधा है जो कुछ नहीं बोल पा रहा है, जिसके पास अपना स्वर नहीं है, उसका गीत सुंदर है। दोनों में से क्या सुंदर है? तो कवि कहते हैं कि नदी गा गा कर बह रही है, उसका स्वर सुंदर है, कि जो गुलाब का फूल नदी के किनारे शांत खड़ा है, लेकिन उसका दिल अंदर से कह रहा है कि काश उसे भी आवाज़ होती और वह भी कुछ कह पाता। दोनों में से अधिक सुंदर क्या है? अब दूसरा हम लोग पैराग्राफ की तरफ, दूसरे पोएम के मुख्य उसकी तरफ बढ़ते हैं। बैठा शुक उस घनी डाल पर, जो खोते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में, शुकी बैठी अंडे है सेती। गाता शुक जब किरण बसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर, रह जाते स्नेह में सनकर। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मगन शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। अब हम दूसरे जो है पैराग्राफ उसको समझने की कोशिश करते हैं। बैठा शुक, शुक कौन है? पहले अक्षरों के मीनिंग देख लेते हैं। शुक यानी तोता, घनी यानी अधिक पत्तों वाली घनी डाली, खोता मतलब घोंसला जिसमें तोते रहते हैं, उस घोंसले को, पर्ण यानी पत्ता, शुकी यानी मादा तोता, फीमेल तोता, स्नेह यानी प्रेम, सनकर यानी डूबकर, मग्न यानी तल्लीन, उसमें डूबा हुआ। तो यहाँ पे बैठा शुक उस घनी डाल पर, शुक जो तोता है वो पेड़ की घनी डाल पर बैठा है। जो खोते पर छाया देती, जो कवि कह रहे हैं शुक जो है वो वृक्ष की घनी डाल पर बैठा है, जिसकी छाया उसके घोंसले पर पड़ रही है। वो जो घनी डाल है पेड़ की, तो वो सूरज की कितनी भी रोशनी रहे, उस डाल की छाया जो है वो तोते के घोंसले पर पड़ रही है। उसी घोंसले में शुकी भी बैठी है। जो घोंसला है वो खाली नहीं है, उसमें तोते के अंडे हैं और मादा तोता है जो बैठी हुई है। तो अंडे के ऊपर मादा तोता अपने पंख फैला देती है और उसको सेती रहती है। सेती है ने उसको अपने शरीर की गर्मी देती है, और तब उन अंडों में से बच्चे जो है तोते के निकल कर बाहर आते हैं। तो उस घोंसले में शुकी बैठी है, मादा तोता बैठी है, वो अपने पंख फैलाकर उन अंडों को से रही है। और जब सूरज की उसी वक्त, लेकिन जो पेड़ कितना भी घना रहे, उन पत्तियों के बीच में से थोड़ी थोड़ी सूरज की रोशनी जो है वो अंदर मादा तोता पे पड़ रही है। यानी सूरज की वसंती किरणें, सूरज की जो किरणें हैं वो उस मादा तोते पे छनके आ रही है, लेकिन वो फिर ज़्यादा गर्म महसूस नहीं होती। तो वो जो जब उसके अंग को छू रही है, तब उसके अंगों को छूती है, तो जो तोता है वो तो प्रसन्न होकर जो जो से गा उठता है, लेकिन जो शुकी है, जो मादा तोता है, वो भी उस छनी हुई धूप में बैठे हुए उसी तरीके से गाना गाना चाहती है, लेकिन क्या वो गा सकती है? वो नहीं गा सकती, क्योंकि वो तो अपने पंख फैलाकर अपने प्यार से अपने अंडों को से रही है, जैसे कि उसमें से बच्चे जो हैं, उसके चूजे जो हैं वो निकल आएं। वो अपने बच्चों के स्नेह में, प्यार में डूबी हुई है, और उन्हीं गीतों को वो बोलना चाहती है पर नहीं बोल पा रही है, पर उन गीत को वो अंदर ही अंदर अपने मन में महसूस कर रही है, अनुभव कर रही है। यानी जो तोता है वो दिल खोल के गा के अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है उस मौसम की, उस जगह के बारे में, लेकिन जो मादा तोता है वो नहीं गा पा रही है, यानी उसके जो गीत हैं वो अगीत हैं, वेरस जो तोता है उसके गीत गीत हैं। देखो शुक यानी तोते का स्वर चारों तरफ गूंज रहा है, लेकिन शुकी जो है अपने पंखों पर अंडों पर पंख फैलाए हुई है। दोनों ही जो है वो बहुत सुंदर है। शुक का जो प्यार है, जो तोते का प्यार है, वो मुखर है। मुखर यानी जो बोल पाता है, जो आगे एक्सप्रेस कर पाता है, उसे मुखर कहते हैं। जो नहीं बोल पाता है उसके लिए बोलते हैं मौन है। और जो शुकी है वो अगीत है, उसका वो मौन है। एक का स्वर गीत कहलाता है, दूसरे का मौन अगीत कहलाता है। बताओ
वो हमसे पूछते हैं, हम जो इसे पढ़ रहे हैं, जो इस कविता को गा रहे हैं, उनसे जो कवि हैं वो पूछते हैं, बताओ शुक का स्वर सुंदर है कि शुकी का अगीत सुंदर है। अभी आखिरी पैरा। दो प्रेमी हैं यहाँ, एक जब बड़े सांझ आल्हा गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की विधना यो मन में गुनती है। वह गाता वह किसी वेग से फूल रहा, इसका अंतर है गीत अगीत कौन सुंदर है। आल्हा कौन है? एक लोक काव्य का नाम है। आल्हा एक पर्टिकुलर एरिया में गाने जाने वाले गाने का काव्य का नाम है, कविता का नाम है। कड़ी यानी गीत की पंक्ति, गीत की लाइन। विधना यानी विधाता, विधना का मतलब है विधाता, ईश्वर। गुनती यानी सोचती। वेग यानी गति। अंतर यानी हृदय, दिल। अभी हम इसको आगे समझते हुए कहते हैं, दो प्रेमियों के प्रेम का अंतर देखो। दो प्रेमी हैं, उनके प्रेम का अंतर के बारे में बात करते, प्रेम के डिफरेंस के बारे में बात करते हुए कवि कहते हैं, एक प्रेमी जो है सांझ यानी शाम होते ही आल्हा गीत यानी उस एरिया के प्यार भरे लोकगीत जो है वो गाने लगता है। जैसे ही उसके मुख से वो सुंदर से कविता या सुंदर से गीत के स्वर आता है, उसे प्रेमिका यानी राधा घर में बैठी सुन के दौड़ के खींच के उसके पीछे पीछे चली आती है। वह आके सामने नहीं आती, वो नीम की एक डाल के एक तने की ओट में छुपकर, नीम के पीछे छुपकर उन मधुर गीतों को सुनती है और वो गीत सुन के उसमें वो एकदम खो जाती है, मुग्ध हो जाती है। हे विधाता, हे ईश्वर, वो बोलती है इस मधुर गीत की एक लाइन ही मैं क्यों न बन गई हूँ। वो राधा सोचती है काश इस मधुर गीत की मैं एक पंक्ति बन जाती, काश मैं इसके मधुर गीत में खो जाती। एक प्रेमी जो है वो गा रहा है, उसके गाने को सुनकर प्रेमिका का हृदय नाच रहा है, प्रेमिका का दिल नाच रहा है, लेकिन एक अपना प्रेम सामने प्रकट कर पा रहा है गीत के रूप में, पर दूसरी अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर पा रही है, जिसे हम अगीत कहते हैं। यहाँ पे हमसे जो हमारे कवि हैं वो पूछते हैं क्या सुंदर है, वो प्रेमी का गीत या उस प्रेमिका का अगीत। ये जैसे जिस भी बच्चे को लिखने हैं ये सेंटेंसेस मैं धीरे धीरे क्रॉस कर रही हूँ, आप इसमें से इन क्वेश्चन आंसर्स को लिख सकते हैं। नदी के किनारों से कुछ कहते हुए वह जाने पर गुलाब क्या सोच रहा है। नदी के किनारे से गुलाब सोचता है, यदि परमात्मा ने मुझे स्वर दिए होते तो मैं भी अपने पतझड़ की वेदना को शब्दों में कहता। जब शुक गाता है तो शुकी के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब शुक गाता है तो शुकी के हृदय में प्रसन्नता आ जाती है, वह प्रेम से मग्न हो जाती है। तीसरा प्रश्न है, प्रेमी जब गीत गाता है तो प्रेमी की क्या इच्छा होती है। प्रेमी जब गीत गाता है तो प्रेमिका की भी इच्छा होती है कि उस प्रेम के गीत की पंक्ति बन जाए वह। प्रथम छंद में वर्णित प्रकृति चित्रण को लिखिए। प्रथम छंद यानी पहली जो लाइनें हैं उसमें प्रकृति यानी नेचर के बारे में लिखिए। सामने नदी बह रही है और वह विरह वेदना का स्वर कलकल करती हुई गा रही है, अपनी व्यथा सबको सुना रही है। किनारे के पास गुलाब का फूल डाल पर खिला है। वह परमात्मा से कहता है कि काश मुझे भी स्वर दिया होता तो मैं अपने दुख को व्यक्त कर पाता। मनुष्य को प्रकृति के साथ पशु पक्षियों के संबंध की व्याख्या लिखिए। प्रकृति का पशु पक्षियों के साथ गहरा विशेष लगा रिश्ता है। पशु पक्षी प्रकृति की उमंग को मंगित कर देते हैं। जब सूर्य की किरणें शुक के अंगों पे पड़ती है तो वह बहुत खुश हो जाते हैं। यह एक एग्जाम्पल है। मनुष्य को प्रकृति किस रूप में आंदोलित करती है, अपने शब्दों में लिखिए। प्रकृति मनुष्य को आह्लादित कर देती है। शाम के समय, सांझ के समय स्वाभाविक रूप से प्रेमी का मन आल्हा के गीत गाने को ललचा उठता है और उसकी राधा उसके गीत सुनकर दौड़ के आ जाती है और उसे भी प्रेमी के प्रति प्रेम उमड़ने लगता है।
सभी कुछ गीत है, अगीत कुछ नहीं होता, कुछ अगीत भी होता है, क्या स्पष्ट कीजिए। गीत और अगीत में थोड़ा सा अंतर है। मन के भाव प्रकट करने के लिए, मन के भाव प्रकट करने के लिए जब स्वर को यूज़ किया जाता है, या भावों को प्रकट करने के लिए जब भाषा उपयोग में लाई जाती है, उसे गीत कहते हैं। और अगीत यानी मौन, जिसको हम अच्छे से समझ सकते हैं, उसे अगीत कहा जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे ये कई प्रश्न हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बड़े क्वेश्चन, गीत और अगीत में क्या अंतर है, आप दोनों में से किसे अधिक सुंदर मानते हैं? यह इस पूरे प्रश्न का उत्तर है। प्रेमी बड़े वेग से और भाव से प्रेम गीत गाता है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। दूसरा प्रश्न है, कवि अगीत का सम्मान देकर क्या कहना चाहते हैं? प्रश्न 3, आप अगीत किसे कहेंगे? प्रश्न 4, किंतु शुकी के गीत उमड़ कर रह जाते हैं, स्नेह में सनकर पंक्ति का भाव स्पष्ट करिए।